हेलो एवरीवन, वेलकम टू जेई पे जीत सीरीज एट लर्नो हब। मैं हूं अद्रिज और मेरे साथ आप पढ़े हो फिजिक्स फॉर जेई ओनली एट learnohub.com, जहां पे आपको मिलता है फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स के सारे वीडियोस, सारे लेक्चर्स बिल्कुल फ्री। स्टूडेंट, जेई सीरीज का अगला चैप्टर है वेव्स। फिजिक्स में इस चैप्टर को आगे हम पढ़ेंगे और इसके कंसेप्ट को समझेंगे। इस चैप्टर को हमने 3 पार्ट में कवर करना है। पहला पार्ट जो हम करेंगे, हम वेव्स को जानेंगे, उनकी वेलोसिटी के इक्वेशंस और डिफरेंट टाइप्स ऑफ इक्वेशंस, वेव्स मोशन को समझेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। तो वेव्स किसे कहेंगे या फिर वेव एक क्या है? तो जनरली अगर बहुत ही सिंपल भाषा में बोला जाए तो वेव एक काइंड ऑफ डिस्टर्बेंस है। इस डिस्टर्बेंस इन अ मीडिया जिसके थ्रू एनर्जी ट्रांसफर हो रही है। बट ये एनर्जी कैसे ट्रांसफर हो रही है? कोई एक पार्टिकल जिसकी एनर्जी ट्रांसफर अगर हो रही है तो वो पार्टिकल खुद नहीं मूव कर रहा है, थ्रू वेव ये एनर्जी ट्रांसफर हो रही है। ठीक है, सिंपल सी भाषा में ये कह सकते हो। तो एक बार समझते। सो वेव इज अ डिस्टर्बेंस or oscillation, okay, now that travels through space and time, transferring the energy without the physical displacement of the particle or of the matter, right? कहीं पे भी अगर, अच्छा मैं कुछ एग्जांपल दूंगा तब और अच्छे से क्लियर हो जाएगा कि वेव क्या है। okay, waves can take on various forms and exist in wide range ऑफ कॉन्टेक्स्ट। ओके, कुछ भी हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल एक वाटर में वेव्स देख सकते हो। अगर एक वाटर रेस्ट पे है, उस पे एक ड्रॉप गिर रही है, अगर कोई भी बूंद है तो आप देख सकते हो ये रिपल्स ऑफ वाटर्स जो क्रिएट होते हैं। तो ये क्या है? वेव्स है। और इससे क्या ट्रांसफर हो रही है? एनर्जी ट्रांसफर हो रही है। यहां पे अगर मैं एक सिंपल सा एक पेपर का बोट लगा के रखूं, ठीक है, और वाटर को रेस्ट पे रखता हूं, ये सिंपल सा एक पेपर बोट है और वाटर को क्या किया मैंने? रेस्ट पे रखा। अब यहां पे अगर मैं एक ड्रॉप डालूं तो क्या होगी? बोट ये जो है आगे की तरफ मूव करने लगेगी। क्यों? क्योंकि इसे एक पुश मिलेगा, राइट? इसे एक एनर्जी मिलेगी जो इसे मूव करने में हेल्प करेगी। वो पुश आई कहां से? वो आई इस रिपल से। इसका मतलब क्या? यहां पे एक एनर्जी ट्रांसफर हुआ। बट सपोज करते कि यहां पे एक वाटर की एक मॉलिक्यूल है, राइट, या फिर वाटर की जगह कुछ और हम कंसीडर कर सकते हैं कि एक पार्टिकल है, राइट, वो अपने मीन पोजीशन पे ऑसिलेट हो रही है। तो इसकी जो एनर्जी है ट्रांसफर हो रही है जस्ट बिकॉज ऑफ वाइब्रेशन, जस्ट ट्रांसफर हो रही है इसके नेक्स्ट पार्टिकल में, फिर नेक्स्ट पार्टिकल में। तो ऐसे एनर्जी का ट्रांसफर होता रहता है। बट ये पार्टिकल उठ के जाके ये फोर्स नहीं लगाएगा या फिर ये एनर्जी नहीं देगा। सो दैट इज कॉल्ड विदाउट द फिजिकल डिस्प्लेसमेंट ऑफ द मैटर। समझ में आया? ये क्या था? ये था वाटर वेव का एग्जांपल। इस तरह से काफी सारे दूसरे हम एग्जांपल्स भी कंसीडर कर सकते हैं, जैसे कि साउंड वेव, राइट, जो साउंड ट्रैवल करती है हमारे कानों तक आती है, राइट। किस तरह से ट्रैवल करती है? गाना कहीं और बज रहा होता है, सुनाई हमें कहीं और देता है। तो कैसे? क्योंकि वो वेव्स ट्रैवल की, वेव्स के थ्रू साउंड एनर्जी जो है हमारे कानों तक आई, फिर हमारे कान के अंदर जो ईयर ड्रम्स है उसको वाइब्रेट किया, तब जाके हमें साउंड सुनाई दिया। ठीक है, इस पे भी आएंगे हम, इस पे डिटेल साउंड वेव के बारे में डिटेल में एनालिसिस करेंगे, डिटेल में पढ़ेंगे इस चैप्टर में। ओके, फिर आ जाती है क्या? लाइट वेव्स, राइट। लाइट वेव्स की एक वाइट लाइट है जो कि वेव्स में टूट रही है, राइट। लाइट इज एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव हम कंसीडर करते हैं। ये ऑप्टिक्स जब पढ़ेंगे तब मैं बहुत अच्छे से समझाऊंगा। तो इस तरह के बहुत सारे हम एग्जांपल्स ले सकते हैं एक वेव का क्या होता है। जनरली जो वेव होती है वो 3 तरह के हम कंसीडर कर सकते हैं, 3 टाइप्स ऑफ वेव्स। क्या क्या? मैकेनिकल वेव, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव एंड मैटर वेव। मैकेनिकल वेव बोले तो मैकेनिकल वेव्स मतलब कुछ इस तरह से। फॉर एन एग्जांपल, यहाँ पे जैसे मैं एक्सरसाइज कर रहा हूं तो यहाँ पे क्या करी, ये जो रोप है इसको मैं एज अ वेव, देखो ये जा रही है, ठीक है। इसमें हर एक पार्टिकल, अगर मैं सपोज करता हूं ये रोप जा रही है तो रोप की ये जो पार्टिकल है ये अपने पोजीशन पे ही ऊपर नीचे हो रही है। ये वेव, रस्सी तो कहीं मूव करके नहीं जा रही है, ठीक है, रस्सी तो कहीं मूव करके नहीं जा रही है, ओके। लेकिन वेव्स एक क्रिएट हो रहा है। कैसे? क्योंकि हर एक पार्टिकल अपने अपने पोजीशन पे ऑसिलेट हो रहा है, इस वजह से ये वेव्स देखो क्रिएट हो रही, ठीक है। इसे कहते हैं मैकेनिकल वेव। मैकेनिकल वेव्स मतलब कुछ भी मटेरियल का वेव, जो अगर मटेरियल में वेव क्रिएट हो रही हो तो उसे हम मैकेनिकल वेव कह सकते हैं। ओके, नेक्स्ट आती है क्या? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव।
इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव मतलब कि जैसे कि ईएम वेव जो जिसे हम लाइट को अभी मैं कह रहा था इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, इसमें क्या है इलेक्ट्रिक वेव एंड मैग्नेटिक वेव, मतलब इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक ये दोनों आपस में 90 डिग्री बना के ये वेव मूव करती है, राइट। ये इसी के थ्रू लाइट, यही लाइट है एक्चुअली, लाइट इज अ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। तो सपोज करते हैं ये लाइट है और लाइट की पाथ है कुछ इस तरह से, लाइट ये मूव कर रही है, हम कह सकते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। इसके बारे में और डिटेल में जानेंगे जब हम ईएम वेव्स को पढ़ेंगे। ओके, दूसरी आ जाती है क्या मैटर वेव्स। मैटर वेव्स जनरली बहुत ही क्वांटम लेवल पे हम डिस्कस करते हैं मैटर वेव्स को। मैटर वेव क्या है, जो वेव क्रिएट हुई है बाय वाइब्रेशंस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन्स, राइट, बहुत ही छोटे लेवल पे, क्वांटम लेवल पे, तब हम मैटर वेव को पढ़ेंगे। ओके, तो डी ब्रॉगली ने, डिब्रॉय भी कहा जाता है इनके प्रोनाउंसिएशन को, डिब्रॉय भी कहा जाता है या फिर डी ब्रॉगली, तो डी ब्रॉगली ने पहले कंसेप्ट दिया था मैटर वेव का, ठीक है। इसके डिटेल में हम पढ़ेंगे कब, जब एटम्स एंड न्यूक्लियस वाला चैप्टर हम कवर करेंगे तब हम इसके डिटेल एनालिसिस डिटेल में पढ़ेंगे। ओके, तो इस चैप्टर में हम जनरली पढ़ेंगे मैकेनिकल वेव्स के बारे में, मैक्सिमम इसी टॉपिक पे हम डिस्कशन करेंगे पूरे चैप्टर में मैकेनिकल वेव्स के बारे में। तो मैकेनिकल वेव्स अगर है, ये अगर मोशन कर रही है, ये तो देखो जो आगे मैं बताऊंगा कि स्टैंडिंग वेव क्या है। तो जैसे कि यहाँ पे जो मेरी एक्सरसाइज है इसमें मैं क्या कर रहा हूँ, एक स्टैंडिंग वेव क्रिएट कर रहा हूँ। स्टैंडिंग वेव मतलब एक जगह पे कहीं पे ये एंड हो रही है, लेकिन अगर ऐसा हो कि वेव मोशन कर रहा हो, राइट, वेव्स किसी मोशन में है, ओके, तो मोशन ऑफ अगर वेव्स हम देखेंगे तो दो तरह से मोशन हो सकती है, दैट इज ट्रांसवर्स वेव मोशन एंड लॉन्गिट्यूडनल वेव मोशन। तो ट्रांसवर्स और लॉन्गिट्यूडनल दो टाइप के हैं। ओके, अब इससे पहले भी हमें समझना पड़ेगा कि वेव मोशन का मतलब क्या होता है। वेव मोशन का मतलब है एनर्जी या मोमेंटम का ट्रांसफर होना एक जगह से दूसरे जगह तक। मोशन मतलब क्या होता है, मोशन मतलब चेंज इन प्लेस, राइट। अगर चल के जाऊं यहां से यहां तक तो मैं क्या कहूंगा कि मैं मोशन में हूं, या आपका क्या कहोगे कि सर मोशन में है, सर मूव करे इस प्लेस से उस प्लेस में। वैसे ही वेव का मोशन में हम क्या कहेंगे कि पार्टिकल ने जो एनर्जी ट्रांसफर किया एक जगह से दूसरे जगह तक, इसे हम कहेंगे क्या, मोशन, एनर्जी या फिर मोमेंटम का ट्रांसफर। ओके, अब ये कैसे होता है, जनरली मैं अपने मोशन को कंसीडर करूं तो मैं खुद चल के जा रहा हूं एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक, तो ये मेरा मोशन है। बट अगर पार्टिकल का, अगर वेव्स का कंसीडर करते, वेव्स क्या करती, सपोज मैं एक वेव में, जो एक वेव क्रिएट हो रहा है उसका मैं एक पार्टिकल हूं, तो मुझे कुछ नहीं करना, मुझे बस अपने जगह पे ऑसिलेट करना है, अपने मीन पोजीशन पे ऑसिलेट करना है, ऊपर नीचे या फिर कुछ भी, टू एंड फ्रो मोशन, बैक एंड फॉरवर्ड मोशन, ओके, ऑसिलेट करना है। और मेरे थ्रू, मेरे ऑसिलेशन के वजह से, मेरे वाइब्रेशन के वजह से जो मेरे पास वाला पार्टिकल है वो भी ऑसिलेट करेगा, ये भी ऑसिलेट करेगा, उसके पास वाला भी ऑसिलेट करेगा। तो इस तरह से जो है एनर्जी ट्रांसफर होगी, वो वेव का मोशन होगा, बट एक्चुअल में जो अपना पार्टिकल है वो अपने ही पोजीशन पे बना रहेगा, ठीक है। ये होती है वेव के मोशन की केस। अब इसमें भी दो टाइप्स आते कि ट्रांसवर्स वेव मोशन और लॉन्गिट्यूडनल वेव मोशन। अब देखो पार्टिकल को अगर फिर से ध्यान से रखो कि मुझे एक पार्टिकल कंसीडर कर लो, तो मैं टू एंड फ्रो मोशन किस तरह से कर सकता हूं, लाइक ये एक ऊपर नीचे, राइट। अगर वेव इस तरफ जा रही है तो मैं ऐसे ऐसे करूंगा और या फिर ऐसे ऐसे करूंगा अपने मेन पोजीशन पे, राइट। तो कुछ उसी तरह का, इसी को अगर आप एग्जांपल में समझ के आप अगर ये समझ सकते हो कि ट्रांसवर्स वेव मोशन क्या है। इन अ ट्रांसवर्स वेव मोशन द पार्टिकल्स ऑफ द मीडियम मूव परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ द वेव। मतलब वेव जिस तरफ जा रही है, सपोज वेव अगर इधर ट्रेवल कर रही है तो पार्टिकल इसके परपेंडिकुलर ऑसिलेट करेगा, ठीक है। और अगर इस तरह से ऐसा हुआ, इस तरह से वेव मोशन हुआ, तो उसे हम कहेंगे क्या, ट्रांसवर्स वेव मोशन। दिस रिजल्ट इन द मोशन ऑफ क्रेस्ट एंड ट्रफ सच एज लाइट वेव। अब क्रेस्ट एंड ट्रफ क्या है ये भी मैं समझा दूंगा, पहले इसके एग्जांपल या फिर इसको विजुअलाइज करते हैं। तो सपोज करते हैं, देखो यहाँ पे बहुत सारे पार्टिकल्स है, सारे पार्टिकल्स क्या कर रहे हैं, अपने अपने जगह पे ऑसिलेट कर रहे, किसी भी एक पार्टिकल को कंसीडर करो, लेकिन एनर्जी जो है वो पूरी ट्रांसफर
हो जा रही है, एनर्जी जो है वो पूरी ट्रांसफर हो जा रही है, और ये एक वेव के फॉर्म में हो रहा है, क्रेस्ट एंड ट्रफ। क्रेस्ट एंड ट्रफ कब कहा जाता है कि अगर ये इस तरह का वेव है जो साइनोसॉइडल है, तो इसका एक क्या होगा, ऊपर उठेगा फिर नीचे जाएगा, तो ऊपर उठने को, इस पोजीशन को हम कहते हैं क्रेस्ट, और नीचे वाले को हम कहते हैं ट्रफ। ठीक है, ये तो आपने पढ़ा ही होगा क्लास 10th में, 9th में। ओके, तो ये हो गया ट्रांसवर्स वेव। बात करते हैं लॉन्गिट्यूडनल वेव की, कि अगर पार्टिकल यहां पे परपेंडिकुलर हो रहा था वेव के डायरेक्शन के, तो हम कह रहे थे क्या, ट्रांसवर्स वेव। अब अगर परपेंडिकुलर ना है, तो अगर पैरेलल टू द डायरेक्शन ऑफ द वेव हो, पार्टिकल्स ऑफ द मीडियम मूव पैरेलल टू द डायरेक्शन ऑफ द वेव, दिस रिजल्ट्स इन रीजन ऑफ कंप्रेशन एंड रेयरफैक्शन लाइक साउंड वेव। तो लाइट वेव इज एन एग्जांपल ऑफ ट्रांसवर्स वेव एंड साउंड वेव इज एन एग्जांपल ऑफ व्हाट, एग्जांपल ऑफ लॉन्गिट्यूडनल वेव। अब लॉन्गिट्यूडनल वेव में देखो इसने क्या कहा कि कंप्रेशन एंड रेयरफैक्शन हो रही है, मतलब पैरेलल मूव कर रहा। अगर मैं पार्टिकल हूं तो मैं आगे गया पीछे गया, आगे गया पीछे गया, तो ये मेरा पोजीशन है, ये मेरा ऑसिलेशन है, मीन पोजीशन, ये मेरी मीन पोजीशन, ये मैं टू एंड फ्रो मोशन कर रहा हूं, और वेव जो है इसी तरफ जा रही है, मतलब जिस तरफ जा रही है उसके पैरेलली मैं टू एंड फ्रो मोशन कर रहा हूं। तो इससे क्या क्रिएट होगा, अगर मैं आगे जाऊंगा मैं आगे वाले पार्टिकल को पुश कर दूंगा, फिर वो आगे जाएगा तो उसको पुश करेगा, फिर पीछे आऊंगा वो भी पीछे आएगा, राइट, पीछे पहले उधर से फोर्स आएगा, ऐसे करके पीछे आएंगे। तो इस तरह से कंप्रेशन एक जगह होगी जहां से सारे टकरा रहे, राइट, सारे पार्टिकल एक साथ टकरा गए, कंप्रेशन हो गया। फिर एक जगह आई कि सारे पार्टिकल अलग हो गए, रेयरफैक्शन हो गया, कंप्रेशन रेयरफैक्शन, कंप्रेशन रेयरफैक्शन। इसी तरह से एनर्जी जो है ट्रैवल करके जाएगी, ओके, या एनर्जी जो है वो ट्रांसफर होगी। फॉर एन एग्जांपल अगर मैं इसको विजुअलाइज करवाना चाहूं आपसे, तो कुछ इस तरह से हो रहा है। देखो एक पार्टिकल यहां पे टू एंड फ्रो मोशन कर रहा है। अब आप देख सकते हो कि कुछ एक रीजन ऐसा बन रहा है जहां पे बहुत सारे पार्टिकल जमा हो जा रहे, राइट, इसे हम कहेंगे क्या, कंप्रेशन रीजन, जहां पे भी बन रहा है, ठीक है। और जहां पे थोड़ी खाली हो जा रही है उसे हम कह रहे हैं क्या, रेयरफैक्शन रीजन। तो साउंड वेव जो है इसी तरह से ट्रैवल करती है। साउंड वेव क्या होती है कि आपने ड्रम बीट किया, ठीक है, या फिर कहीं पे गाना बज रही है बॉक्स में या फिर डीजे में, तो क्या होती है उसके आसपास के एयर के जो पार्टिकल्स है वो इस तरह से मोशन होने लगता है उनका, बिकॉज ऑफ द वाइब्रेशन, ओके। और इसी तरह से साउंड एनर्जी ट्रैवल करके हमारे कानों तक आ जाती। फिर मैं बोल रहा हूं कि वॉल्यूम बहुत तेज है, थोड़ा धीरे कर दो, राइट, कहते हैं ना हम, ओके। चलो फिर ये समझ में आया कि वेव्स की मोशन किस तरह से होती है, ट्रांसवर्स वेव एंड लॉन्गिट्यूडनल वेव। पैरामीटर्स टू अंडरस्टैंड वेव मोशन और पैरामीटर्स ऑफ वेव मोशन। तो ये कुछ पैरामीटर्स है जिससे हम वेव मोशन को अच्छी तरह से समझ सकते हैं। पहला क्या है हमारे पास, वेव लेंथ। वेव लेंथ क्या होता है, फॉर एन एग्जांपल अगर ये मेरी वेव है क्रेस्ट एंड ट्रफ वाली, यानी कि ये एक साइनोसॉइडल वेव है। साइनोसॉइडल मतलब एक हार्मोनिक फंक्शन हम कह सकते हैं। हार्मोनिक फंक्शन यानी कि ऑसिलेशन में मैं बताया था कि साइन या कॉस के फंक्शन को हार्मोनिक फंक्शन कहते हैं, ठीक है। तो कुछ इस तरह से एक वेव जो है वो मोशन कर रही है, ओके। तो वेवलेंथ क्या होगा, वेवलेंथ को हम कहते हैं कि दो पार्टिकल वाइब्रेशन हो रही है। सपोज मैं वाइब्रेट हो रहा हूं और मेरे पास में कोई एक पार्टिकल है जो कि मेरे फेज में वाइब्रेट हो रही है। फेज मतलब सेम फेज को मेंटेन करके, अगर मेरी फेज है पाई तो उसकी भी फेज है वाई, राइट। ये एंगल, ये मैंने ऑसिलेशन में बता चुका कि फेज डिफरेंस क्या है। सेम फेज, इन फेज कब कहते हैं, जब फेज डिफरेंस होती है इवन मल्टीपल ऑफ पाई, राइट, तब उसे हम कहते हैं क्या, फेज डिफरेंस इन फेज में कहते हैं। तो सपोज करते हैं कि दो पार्टिकल इन फेज में है, राइट, मैं भी जिस तरह से ऑसिलेट कर रहा हूं मेरे साथ साथ वो भी ऑसिलेट कर रहा है। तो इन दोनों पार्टिकल के बीच का डिस्टेंस को हम कहेंगे क्या, वेवलेंथ। थोड़ा और अच्छे से अगर समझे मैथमेटिकली या फिर थोड़ा विजुअलाइज करके अगर समझे तो क्या है वेवलेंथ, यहां से लेके यहां तक की डिस्टेंस को हम कहेंगे वेवलेंथ, ओके। और जिसे हम यहां से यहां तक भी कह सकते हैं, ये हो गई लैम्डा, दिस इज कॉल्ड वेवलेंथ, लैम्डा, ओके। चाहे आप ये भी बोल सकते हो, ये भी सेम है, ये भी सेम है, ठीक है।
ओके, सो लैम्डा हमें समझ में आ गया। अच्छा, वेवलेंथ को डिनोट करते हैं विथ लैम्डा। वेव नंबर क्या है? वेव नंबर को हम डिनोट करते हैं न्यू बार से। न्यू बार, दिस इज रेसिप्रोकल ऑफ वेवलेंथ 1 by लैम्डा। ओके, लैम्डा क्या है? एक वेव लेंथ है। लेंथ मतलब इसकी यूनिट क्या होगी? मीटर, न्यूटन मीटर, सेंटीमीटर, मतलब इसकी डायमेंशन जो होगी वो एल है। वेव नंबर है l to the power -1, ये इसकी डायमेंशन हो जा रही है। ठीक है, समझ में आ रही है ना वेव नंबर क्या हो रहा है। अब बात करते हैं एम्पलीट्यूड की। तो जो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट है, मैक्सिमम यहां से लेके ये वाली जो डिस्टेंस है, राइट, इसे हम कहते हैं क्या? एम्पलीट्यूड। ठीक है, मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट एम्पलीट्यूड। ओके, एम्पलीट्यूड को डिनोट करते ए से, किसी बुक में स्मॉल आर से भी किया जाता है, कंफ्यूज नहीं हो। देखो, फेज और फेज डिफरेंस में आपको ऑसिलेशन में ही बता चुका हूं, वही सेम चीज है। बात करते हैं पाथ डिफरेंस की। पाथ डिफरेंस मतलब दो वेव्स है, दोनों क्या कर रही है? मोशन हो रही है, दोनों के बीच के जो पाथ है उसको हम कहेंगे क्या? पाथ डिफरेंस। ओके, समझ में आ गई क्या होती है। अच्छा, वेवलेंथ के साथ साथ एक और टर्म आ जाती है यहां पे, फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी आप सबको पता है कि क्या होती है, राइट? फ्रीक्वेंसी मतलब वाइब्रेशंस पर यूनिट टाइम और ऑसिलेशंस पर यूनिट टाइम। एक पार्टिकल किसी भी एक यूनिट टाइम पे या फिर पर सेकेंड में कितनी बार वाइब्रेट हो रही, दैट इज फ्रीक्वेंसी। सो 1 by टाइम पीरियड हम लिखते हैं फ्रीक्वेंसी को, और इसे डिनोट करते हैं न्यू से। ठीक है, न्यू से डिनोट करते हैं। ओके, नाउ फ्रीक्वेंसी को हम लैम्डा के फॉर्म्स में किस तरह से लिखेंगे? देखो, अगर मैं वेव, अच्छा, वेव अगर मोशन कर रहा है तो वेव की वेलोसिटी होगी कुछ, तो वेव की वेलोसिटी को मैं मानता हूं v। तो v कितना हो जाएगा? सपोज वेव यहां से यहां तक मोशन हो रहा है, लैम्डा डिस्प्लेसमेंट, तो इसकी वेलोसिटी क्या हो? वेलोसिटी इक्वल्स टू स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस बाय टाइम, राइट? वेलोसिटी इक्वल्स टू कितनी हो जाएगी? डिस्टेंस यानी लैम्डा, और इसे सपोज यहां से यहां तक जाने में जितना टाइम लगा उसे हम कह रहे हैं क्या? टाइम पीरियड, कैपिटल टी। टाइम पीरियड कैपिटल टी। ये क्या है? ये वेव का एक सर्कुलेशन या फिर एक पूरे फेज का टाइम पीरियड, राइट? 0 से 2 पाई का पूरा फेज, ये सब हम ऑसिलेशन में कर चुके हैं, मैं फिर से बता रहा हूं। ठीक है, तो उसे हम कहेंगे क्या? टाइम पीरियड। तो वेलोसिटी हम डिस्टेंस बाय टाइम यानी कि लैम्डा बाय टी लिख सकते हैं। ठीक है, और टी हम क्या जानते हैं? 1 by t इज फ्रीक्वेंसी, सो v इक्वल्स टू लैम्डा इनटू फ्रीक्वेंसी, सो फ्रीक्वेंसी इक्वल्स टू v बाय लैम्डा। ठीक है, इस टर्म्स में हम लिख सकते हैं। कहीं कहीं पे फ्रीक्वेंसी को न्यू भी लिखा जाता है। समझ में आ गई बात क्या मैं कहना चाह रहा हूं? ओके, अगर पाथ डिफरेंस और फेज डिफरेंस के बारे में थोड़ा सा और डिटेल में जानते हैं तो पाथ डिफरेंस है क्या? दैट इज द पाथ डिफरेंस बिटवीन द टू वेव्स और बिटवीन द टू पाथ ट्रेवल्ड बाय द वेव्स, राइट? तो पाथ डिफरेंस अगर लैम्डा का हो, सपोज ये वेव है, ठीक है, यहां से कोई दूसरी वेव स्टार्ट होती है, सपोज कर लेते, ठीक है, तो इन दोनों के बीच का पाथ डिफरेंस कितना हो रहा है? यहां से यहां तक, दैट इज लैम्डा। एंड फेज डिफरेंस कितना हो रहा है? यहां से यहां तक, दैट इज, ये 0 से स्टार्ट हुई, ये 2 पाई से स्टार्ट हुई, तो फेज डिफरेंस कितना हो गया? दैट इज 2 पाई। इसका मतलब अगर पाथ डिफरेंस ऑफ लैम्डा will contribute to phase difference of 2 pi. That means unitary method, path difference of 1 will contribute to 2 pi by lambda phase difference. Path difference of delta x will contribute to 2 pi by lambda into delta x. ठीक है, और ये से हम क्या कहेंगे? इसे हम कहेंगे क्या? फेज डिफरेंस। ये हमें क्या बता रही है? फेज डिफरेंस बता रही है। तो इस तरह से हम लिख सकते हैं डेल्टा फाई, दैट इज फेज डिफरेंस, इक्वल्स टू 2 पाई बाय लैम्डा पाथ डिफरेंस डेल्टा एक्स। सो दिस इज अ रिलेशन बिटवीन फेज डिफरेंस एंड पाथ डिफरेंस। ओके, और फिर 2 फाई इक्वल्स टू के डेल्टा एक्स लिखा जाता है। अब ये k क्या है? k इज 2 पाई बाय लैम्डा। इसे हम कहते हैं क्या? प्रोपगेशन कांस्टेंट। क्या कहते हैं? प्रोपगेशन कांस्टेंट। ओके, ये रिलेशन याद रखना, ठीक है? डेल्टा फाई इक्वल्स टू 2 पाई बाय लैम्डा इनटू डेल्टा एक्स। दैट इज द रिलेशन बिटवीन पाथ डिफरेंस एंड फेज डिफरेंस। ओके,
बात करते हैं हार्मोनिक वेव इक्वेशन की। हार्मोनिक वेव मतलब जैसे मैं बताया था साइन या कॉस के टर्म्स में लिखे जाने वाला। अच्छा, साइन या कॉस के टर्म्स में कब हम लिख सकते हैं? जब उसमें जुड़ी जो पार्टिकल है वो ऑसिलेट कर रहा हो और वो सिंपल हार्मोनिक मोशन कर रहा हो। ठीक है, व्हेन अ वेव ट्रेवल्स थ्रू अ मीडियम, पार्टिकल्स ऑफ द मीडियम ऑसिलेट्स अबाउट देयर पोजीशन। इफ द ऑसिलेशंस आर सिंपल हार्मोनिक देन द वेव इज कॉल्ड हार्मोनिक। ओके, तो सपोज करते हैं ऐसी कोई वेव है जो एक्स एक्सिस की और पॉजिटिव एक्स एक्सिस की ओर ट्रैवल कर रही है, राइट, और उसकी डिस्प्लेसमेंट सपोज y दी गई है। तो उसकी जो डिस्प्लेसमेंट है उसकी इक्वेशन को मैं कैसे लिख सकता हूं? y इक्वल्स टू a साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स। अब के एक्स क्या है? ये पूरा है, क्या है? साइन के अंदर जो भी ये एंगल है इसे हम कहते हैं क्या? फेज, राइट। याद करो ऑसिलेशन के इक्वेशन में हमने लिखा था ओमेगा टी प्लस फाई। फाई क्या है? फेज था, राइट, इनिशियल फेज। तो उस तरह से ये के है फेज, जहां पे के एक्स है फेज। तो ये जो के है ये क्या है? के आपको पता है क्या है? दैट इज 2 पाई बाय लैम्डा, राइट। और इसे हम क्या कह रहे थे? इसे हम कह रहे थे प्रोपागेशन कांस्टेंट। कांस्टेंट, ओके। नाउ अगर बात करते हैं x की, तो x क्या है? पाथ डिफरेंस है। a आपको पता है एम्पलीट्यूड है। ओमेगा क्या है? एंगुलर फ्रीक्वेंसी। अच्छा, k जो प्रोपागेशन कांस्टेंट है उसको कभी कभी हम, या फिर उसे, नॉट कभी कभी, उसे हम एंगुलर वेव नंबर भी कहते हैं। ओके, किसी किसी बुक में एंगुलर वेव नंबर लिखा रहता है। ओके, अगर ये नेगेटिव एक्स पॉजिटिव एक्स एक्सिस में ट्रेवल कर रही है तो हम इतना, हम ये इक्वेशन हम लेते हैं। अगर इफ ट्रेवलिंग इन नेगेटिव एक्स डायरेक्शन और नेगेटिव एक्स डायरेक्शन, इस समय पे हम क्या करेंगे? y इक्वल्स टू a साइन ओमेगा टी प्लस के एक्स करेंगे। ओके, समझ में आ गई बात। इसी हार्मोनिक वेव को हम दो और तरीके से ऑल्टरनेट वेव्स में लिख सकते हैं। y इक्वल्स टू a साइन 2 पाई इंटू t बाई टी माइनस एक्स बाई लैम्डा, और y इक्वल्स टू a साइन 2 पाई बाई लैम्डा इंटू वी टी माइनस एक्स। ओके, इस तरह से हम दो ऑल्टरनेट वेज में इस इक्वेशन को लिख सकते हैं। ओके, पार्टिकल वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन। तो जो पार्टिकल मूव कर रही है या फिर ऑसिलेट कर रही है उसकी वेलोसिटी क्या है, एक्सेलरेशन क्या है, उसे हम थोड़ा समझेंगे। ठीक है, सपोज करते हैं y वो फंक्शन है या फिर y डिस्प्लेसमेंट हो रहा वेव का, राइट। सो y इक्वल्स टू क्या है? दिस इज द फंक्शन ऑफ x एंड t, राइट। x और t का ही फंक्शन है जिसे हम y लिख के लिखते हैं क्या? a साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स। ठीक है, अब अगर मैं इसका डिफरेंशिएशन करूं विद रेस्पेक्ट टू t, वी विल गेट द पार्टिकल वेलोसिटी डेल टी डेल वाई डेल टी। क्या किया हमने यहां पे किया पार्शियल डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू t। हमें क्या मिलेगा? a साइन, सॉरी नॉट साइन, साइन का डिफरेंशिएशन क्या हो जाता है? कॉस हो जाता है, कॉस ओमेगा। अच्छा, ओमेगा भी आएगा, मतलब a ओमेगा कॉस ओमेगा टी माइनस के एक्स, यही मिलेगा। और इसे हम कहेंगे क्या? पार्टिकल वेलोसिटी। अगर पार्टिकल वेलोसिटी मैक्सिमम देखे तो मैक्सिमम वैल्यू कितनी आएगी इसकी? सिर्फ a ओमेगा। ठीक है, क्योंकि इसकी मैक्सिमम वैल्यू जो कॉस ओमेगा टी माइनस के एक्स है, इसकी मैक्सिमम वैल्यू 1। ओके, समझ में आ रही है? सो ये हो गई क्या? पार्टिकल की मैक्सिमम वैल्यू। अब अगर मैं इसका स्लोप निकालूं, मतलब किसका? डिस्प्लेसमेंट कर्व का स्लोप निकालूं, मतलब y इक्वल्स टू ए साइन ओमेगा टी, तो ये इक्वेशन जो है इसकी ग्राफ कुछ हार्मोनिक कर्व जैसा इस तरह दिखेगा। इसकी मैं अगर स्लोप निकालना चाहूं तो कैसे निकाल सकता हूं? ये क्या है? y, ये क्या है? x। तो डेल y डेल x होगा स्लोप। तो डेल y दैट इज स्लोप ऑफ
डिस्प्लेसमेंट कर्व, ये कितना हो सकता है, डेल वाई डेल एक्स। ठीक है, तो डेल वाई डेल एक्स को मैं कैसे लिखूं, राइट इसको मैं लिखने के लिए क्या कर सकता हूं, इसका डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू एक्स, तो इसका डिफरेंशिएशन में माइनस के ए कॉस ओमेगा टी माइनस के एक्स। ठीक है, समझ में आ गई, सिर्फ ये वाले टर्म का डिफरेंशिएशन हुआ दैट इज माइनस के। ओके, अब इसकी अगर मैं, ये तो स्लोप है, तो इसकी मैं अगर मैक्सिमम वैल्यू लिखूं तो क्या आएगा, के ए, सिंपली के ए विल बी द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ दिस वन। ओके, अब देखो इसे अगर मैं मानता हूं इक्वेशन 1, इसे अगर मैं मानता हूं इक्वेशन 2, तो इनमें से मुझे क्या मिल सकता है, ए की वैल्यू मिलेगी। तो ए की वैल्यू क्या होगी, 1/k इंटू डेल वाई डेल एक्स, ये तो मैं लिख सकता हूं ना। तो उस ए की वैल्यू को अगर मैं यहां पे पुट करूं, दैट इज पार्टिकल वेलोसिटी वीपी, ये वाली, ठीक है, पार्टिकल वेलोसिटी, मैक्सिमम पार्टिकल वेलोसिटी वीपी इक्वल्स टू, ए के जगह पे मैं कौन सा वैल्यू पुट कर रहा हूं, ये वाली, दैट इज 1/k इंटू डेल वाई डेल एक्स, और यहां पे क्या है, ओमेगा। तो इसे मैं सिंपली ऐसे लिख सकता हूं, P इक्वल्स टू ओमेगा बाय के इंटू डेल वाई डेल एक्स। ठीक है, इस तरह से मैं लिख सकता हूं। ओके, सॉरी दिस इज माइनस के, राइट, माइनस के है ना, तो यहां पे भी एक माइनस आ जाएगा, राइट, माइनस आ जाएगा, है ना, इसकी मैक्सिमम वैल्यू माइनस के होगी। ओके, नाउ अब देखो Vp इक्वल्स टू माइनस ओमेगा बाई के डेल वाई डेल एक्स, ये क्या है, स्लोप, ये क्या है, पार्टिकल वेलोसिटी। ये वाली जो टर्म है ना माइनस ओमेगा बाई के, इसे हम कहते हैं v, दैट इज वेव वेलोसिटी। क्या कहते हैं, वेव वेलोसिटी। तो इसका मतलब मैक्सिमम पार्टिकल वेलोसिटी, पार्टिकल वेलोसिटी को हम माइनस ऑफ वेव वेलोसिटी इनटू स्लोप लिख सकते हैं, कोई दिक्कत ही नहीं है इसमें। ओके, समझ में आ गई बात। अगर एक्सीलरेशन की बात की जाए, एक्सीलरेशन ऑफ द पार्टिकल, ये क्या है, 2 बार डिफरेंशिएशन ऑफ द डिस्प्लेसमेंट टर्म। ठीक है, तो अगर मैं इस टर्म का 2 बार डिफरेंशिएशन करूं, पहला डिफरेंशिएशन करूंगा तो मुझे ये आएगा, ए ओमेगा कॉस ओमेगा टी माइनस के एक्स। फिर से मैं टी के रेस्पेक्ट में इसी टर्म को डिफरेंशिएट करूंगा तो क्या आएगा, ए ओमेगा स्क्वायर, सॉरी माइनस ए ओमेगा स्क्वायर साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स। सो माइनस ए ओमेगा स्क्वायर साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स, दिस इज द एक्सेलरेशन ऑफ द पार्टिकल। ओके, और इसी की मैक्सिमम वैल्यू क्या आ जाएगी, माइनस ए ओमेगा स्क्वायर। ठीक है, साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स। अच्छा देखो, एक और इंटरेस्टिंग थिंग है कि ये जो ए साइन ओमेगा, सॉरी ए साइन ओमेगा टी है ना, यहाँ पे ओमेगा स्क्वायर को, अगर एक ओमेगा को मैं बाहर निकालता हूं तो ये जो ए ओमेगा साइन, सॉरी ओमेगा स्क्वायर को अगर मैं बाहर निकालता हूं तो मेरे पास क्या बचेगा, ए साइन ओमेगा टी माइनस के, दैट इज वाई। सो हम सिंपली ओमेगा स्क्वायर वाई लिख सकते हैं। ठीक है, और इसकी अगर मैक्सिमम वैल्यू, मैक्सिमम एक्सीलरेशन ऑफ द पार्टिकल फाइंड करना हो तो ये डिस्प्लेसमेंट मैक्सिमम, वाई क्या है, एक्चुअल एक डिस्प्लेसमेंट है, राइट, वाई इक्वेशन में पूरा क्या बता रहा है, डिस्प्लेसमेंट का इक्वेशन है। तो वाई की मैक्सिमम वैल्यू, मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट कब हो सकती है, इस पीक पे, और इस पीक को, डिस्टेंस को हम क्या कहते हैं, एम्पलीट्यूड कहते हैं। तो इसलिए माइनस ओमेगा स्क्वायर ए विल बी द एक्सेलरेशन ऑफ द पार्टिकल, मैक्सिमम एक्सेलरेशन ऑफ द पार्टिकल। समझ में आ रही बात। तो ये हमने देखा क्या, पार्टिकल वेलोसिटी या पार्टिकल एक्सेलरेशन। उसके साथ साथ हमने ये भी समझा कि वेव वेलोसिटी क्या है, माइनस ओमेगा बाई के क्या है, प्रोपेगेशन कांस्टेंट, ओमेगा क्या है, एंगुलर फ्रीक्वेंसी।
तो अगर एक वेव का मोशन हो रहा है तो वो कुछ एक कैरेक्टरिस्टिक्स को फॉलो करती है, राइट। तो कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स यहाँ पे दी गए हैं, या फिर इसको मैं समझा के बताता हूँ कि द मेन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ वेव मोशन, की किस किस कैरेक्टरिस्टिक्स या फिर अगर मोशन हो रही है तो उसमें क्या क्या फॉलो हो रहा है। सॉरी, देखते हैं कि पहली बात तो इन वेव मोशन द पार्टिकल्स ऑफ द मीडियम वाइब्रेट अबाउट देयर मीन पोजीशन, द पार्टिकल्स ऑफ द मीडियम डू नॉट मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। ये तो मैं पहले ही बता चुका हूं, इसको ज्यादा डिटेल में समझने की और जरूरत नहीं है। दूसरी क्या है, वेव मोशन ट्रेवल्स एट द सेम स्पीड in all direction of the medium. Okay, the speed of wave depends on the nature of the medium which travels through it, in which it is traveling. ओके, तो ये देखो, ये जो बात की गई है, इन ऑल डायरेक्शन द स्पीड ऑफ द वेव इज सेम। मतलब अगर जैसे मैं पिछले वाले इक्वेशन में यहाँ पे जैसे वेव्स के बारे में बात कर रहा था, तो मैं एक डायरेक्शन पर्टिकुलर ले लिया था कि एक्स डायरेक्शन में इसकी मोशन हो रही है। बट वेव मोशन की जो कैरेक्टरिस्टिक्स है ना, कि वेव जितने वेलोसिटी से एक्स डायरेक्शन में मूव कर रहा है, वाई डायरेक्शन में भी उतने ही वेलोसिटी से मूव करेगा, जेड में भी उतने ही वेलोसिटी से मूव करेगा, प्रोवाइडेड द मीडियम इज सेम। ठीक है, मतलब अगर साउंड वेव, फॉर एग्जांपल मैं साउंड वेव लेता हूं, तो अगर एयर है, एयर उसकी मीडियम में है, मतलब एक खाली जगह है, कोई एयर है, वहां पे साउंड वेव जितनी वेलोसिटी से ट्रेवल करेगी, हर डायरेक्शन में उतनी वेलोसिटी से ट्रेवल करेगी। और इसकी वेलोसिटी जो है वो डिपेंड करेगी किस पे, मीडियम पे। मतलब एयर में साउंड की वेलोसिटी कितनी होती है, 332 मीटर पर सेकेंड। ये होती है साउंड की वेलोसिटी, इतनी स्पीड से साउंड चलती है। ओके, और वाटर में, अगर वाटर मीडियम है, नीचे में जाके किसी के अगर फोन वाइब्रेट हो रहा है, किसी के फोन में अगर गाना बज रहा है, उसको मैं पानी में डाल दिया, राइट, तो उसमें इसकी वेलोसिटी डिफरेंट हो जाएगी, तब आपको अजीब तरह से साउंड सुनाई देगा। ओके, तो ये है मीडियम पे डिपेंड करती है क्या, साउंड की वेलोसिटी। ओके, ये एयर में है, ठीक है, एट रूम टेम्परेचर ये लिया गया 332 मीटर पर सेकेंड। बात करते हैं थर्ड पॉइंट की, ड्यूरिंग अ वेव मोशन एनर्जी इज ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर मीडियम। ठीक है, वन मीडियम टू अनदर, ये हो सकता है। देयर इज नो ट्रांसफर ऑफ मैटर थ्रू द मीडियम, मैटर का ट्रांसफर नहीं हो रहा है, सिर्फ एनर्जी का ट्रांसफर हो रहा है। ओके, ड्यूरिंग वेव मोशन द मीडियम डज नॉट मूव एज अ होल, ओनली द डिस्टर्बेंस ट्रेवल थ्रू द मीडियम। अब ये डिस्टरबेंस क्या है, ये जो हमने सबसे फर्स्ट हमने समझा था वेव्स में, जैसे कि एक पानी है, रेस्ट पे है, अनडिस्टर्ब्ड है, उस पे मैंने एक बूंद गिराई, एक ड्रॉप गिराई, एक पत्थर डाली, तो क्या हुई, वो रिपल्स क्रिएट हुई, राइट, रिपल्स क्रिएट हुई। इसका मतलब क्या है, ये एक डिस्टरबेंस है। ठीक है, मीडियम कहीं नहीं मूव कर रहा है, मीडियम जो है, पानी अगर मीडियम है तो वो कहीं मूव करके नहीं जा रहा है, सिर्फ क्या हो रही है, उसमें एक डिस्टरबेंस आ गई। ठीक है, समझ में आ रही बात कि ये मेन कैरेक्टरिस्टिक्स को फॉलो करता है वेव मोशन में। ओके, बात करते हैं साउंड की या फिर साउंड वेव्स की। तो साउंड वेव मैंने क्या कहा था, एक लॉन्गिट्यूडनल वेव होती है, राइट। लॉन्गिट्यूडनल वेव का एक एग्जांपल है साउंड वेव। तो साउंड एक्चुअल में क्या होती है, साउंड मतलब एक वाइब्रेशन, क्या कोई एक वाइब्रेशन से क्रिएट हुआ जो एनर्जी है, दैट इज साउंड। ओके, जैसे कि यहाँ पे ड्रम है, या फिर ये ड्रम स्टिक का जो प्लेट्स रहते हैं उसको अगर मैं हिट करूं तो एक जोर से साउंड आती है, जोर से साउंड आती है। गिटार के स्ट्रिंग्स को आप लाइक प्ले करो तो उससे साउंड निकलती है। तो ये जो साउंड है, ये हमारे कानों तक एज ए एनर्जी ये फ्लो कैसे हो रही है, ये मैं थोड़ा सा समझाता हूं आपको। तो क्या हो रही है, यहाँ पे जैसे ये हिट हुआ, ठीक है, इस टाइप को हिटिंग इंस्ट्रूमेंट्स को हम कहते हैं क्या, परकशन इंस्ट्रूमेंट, राइट। तीन तरह के इंस्ट्रूमेंट होती है, एक होती है ब्लो इंस्ट्रूमेंट्स, मतलब जिसे हम क्या करते हैं, उस पर एयर ब्लो करते हैं, जैसे कि फ्लूट हो गई, बांसुरी, राइट। दूसरी आती है स्ट्रिंग इंस्ट्रूमेंट, सितार, गिटार, वायलिन। देन आती है परकशन इंस्ट्रूमेंट, जिसे हिट करके बजाया जाता है। तो सपोज मैंने एक एग्जांपल लिया है परकशन इंस्ट्रूमेंट का, क्या हुआ, जैसे मैंने हिट किया, ये प्लेट जो है, ये मेम्ब्रेन जो है, ये वाइब्रेट होने लगी, तो इसके आसपास की जो एयर है, उसके जो पार्टिकल्स है, वो भी क्या हुए, वाइब्रेट होने लगे। ठीक है, वाइब्रेट होने लगे तो एक इस तरह से मोशन उनका होने लगा, वाइब्रेट होने लगे मतलब ऑसिलेशन करने लगे, दैट इज कंप्रेशन एंड रेयर फ्रैक्शन में ये ऑसिलेशन होने लगा, कुछ एक फ्रीक्वेंसी से ये वाइब्रेट हो रही है। ठीक है,
अब इसकी वजह से जो इसके आसपास की एयर है उसमें क्या हुई, देखो कंप्रेशन हो रहा है, मतलब वॉल्यूम इसकी घट जा रही है, वॉल्यूम घट गई, प्रेशर बढ़ गई, राइट। तो एक प्रेशर और वॉल्यूम का यहाँ पे चेंज, एक खेल चल रहा है कि कहीं पे प्रेशर कम, कहीं पे प्रेशर ज्यादा, कहीं पे वॉल्यूम कम, कहीं पे वॉल्यूम ज्यादा, ये चल रहा है, ठीक है। तो एक तरह से चेंज इन प्रेशर आ रही है, चेंज इन वॉल्यूम आ रही है, और इसी वजह से चेंज इन डेंसिटी भी आ रही है। जहां पे रेयर फ्रैक्शन वहां पे डेंसिटी कम, जहां पे कंप्रेशन वहां पे डेंसिटी ज्यादा, राइट। पार्टिकल्स जहां पे एक साथ रहेंगे, जुट के रहेंगे, वहां पे हम क्या कहेंगे, डेंसिटी ज्यादा है, ठीक है। मास पर यूनिट वॉल्यूम में तो डेंसिटी होगी, अगर यहाँ पे पार्टिकल बहुत ज्यादा है मतलब मास ज्यादा है पर यूनिट वॉल्यूम में, ठीक है, तो डेंसिटी भी बढ़ेगी घटेगी। तो यहाँ पे वॉल्यूम, प्रेशर, डेंसिटी, इस सारा एक एयर में चेंज होने लगा, राइट। एक डिस्टर्बेंस क्रिएट हो गया, ठीक है। और इसी वजह से क्या हो, ये डिस्टर्बेंस की वजह से एनर्जी जो है इस वेव के थ्रू फ्लो होके कहां तक, हमारे कानों तक आ जाती है, ठीक है। अब देखो मैंने एक बात की फ्रीक्वेंसी की, किसी एक फ्रीक्वेंसी में वाइब्रेट हो रहा है, तो सपोज करते कोई भी एक फ्रीक्वेंसी में वाइब्रेट हो रहा है और वो फ्रीक्वेंसी हमारे कान के ईयर ड्रम्स को वाइब्रेट करके गई, ठीक है, ईयर ड्रम्स को वाइब्रेट कर दी, तो मुझे सुनाई दिया क्या, साउंड ट्रेवल क्या हुई, साउंड एनर्जी। बहुत ज्यादा वाइब्रेशन होगा, बहुत ज्यादा आवाज आएगी तो हमारे कान में ज्यादा एनर्जी आएगी, दैट मीन ज्यादा जोर से सुनाई देगा, राइट। तो ये एनर्जी की एक रेंज है, दैट इज कॉल्ड द ऑडिबल रेंज। सो 20 हर्ट्ज से 20 हर्ट्ज क्या है, हर्ट्ज है यूनिट ऑफ फ्रीक्वेंसी। तो अगर 20 हर्ट्ज से 20 किलो हर्ट्ज, ये इस रेंज में अगर फ्रीक्वेंसी हो साउंड की तो हमें सुनाई देगा, दैट इज कॉल्ड ऑडिबल रेंज। तो हमें सुनाई देगा, ठीक है। अगर 20 किलो हर्ट्ज से ज्यादा हो तो उसे हम कहेंगे अल्ट्रासाउंड। क्या कहेंगे, अल्ट्रासाउंड। इससे ज्यादा, ग्रेटर देन 20 किलो हर्ट्ज, इसे हम कहेंगे क्या, अल्ट्रासोनिक साउंड। अल्ट्रासोनिक साउंड। और इससे अगर कम हुआ, लेस देन 20 हर्ट्ज, तो उसे हम कहेंगे क्या, इंफ्रासोनिक। इंफ्रासोनिक और इंफ्रा साउंड जो भी कह सकते हैं, ओके। तो जो ह्यूमन ईयर है, जैसे जो इंसान है वो सिर्फ इतने ही रेंज में सुन सकती है, ठीक है। इससे ज्यादा या फिर 20 से कम, ये अगर कुछ इस तरह से वाइब्रेशन हो तो हमें वो सुनाई नहीं देगा, ठीक है। ये हमारी ऑडिबल रेंज है, ओके। बात करते हैं ट्रांसवर्स वेव की स्पीड के बारे में। तो जो स्पीड ऑफ ट्रांसवर्स वेव है वो दो चीजों पे डिपेंड करती है। जो वेलोसिटी या फिर स्पीड ऑफ ट्रांसवर्स वेव, दैट डिपेंड्स अपॉन मास डेंसिटी। मास डेंसिटी को हम लिखते हैं म्यू से। सो म्यू मतलब मास पर यूनिट लेंथ, ठीक है। लीनियर मास डेंसिटी जिसे हम कहते हैं, ओके, लीनियर मास डेंसिटी पे डिपेंड करती है, और साथ ही साथ टेंशन ऑन इन द स्ट्रिंग। अच्छा, ट्रांसवर्स वेव कैसे क्रिएट होता है, ट्रांसवर्स वेव मतलब जो ट्रैवलिंग वेव है, मतलब कि जब पार्टिकल परपेंडिकुलर हो रही है, ओके। तो जब सपोज करते किसी एक स्ट्रिंग है, उसकी टेंशन है, जैसे मैं ट्रांसवर्स वेव क्रिएट कर रहा था जब मैं एक्सरसाइज कर रहा था रोप वाली, राइट। तो स्ट्रिंग में जो टेंशन है उससे ये प्रोपोर्शनल होगी इसकी स्पीड, और किसके, लीनियर मास डेंसिटी से प्रोपोर्शनल होगी। तो इसे हम प्रूफ कर सकते हैं कि इसकी इक्वेशन जो आएगी उसे हम इस तरह से प्रूफ कर सकते हैं। देखो मैं ये इसका डेरिवेशन में नहीं दिखा रहा हूं क्योंकि कुछ ज्यादा इंपॉर्टेंट है नहीं। ये आप किए हो यूनिट्स एंड मेजरमेंट चैप्टर में बाय डायमेंशनल एनालिसिस के, हम यहां से इसके इक्वेशन को डिराइव कर सकते। तो इसकी जो वेलोसिटी की आती है, ट्रांसवर्स वेव की वेलोसिटी vt अगर मैं लिखूं, इसकी जो इक्वेशन आती है दैट इज k इक्वल्स टू t बाय म्यू, ठीक है। k क्या है, कोई एक प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है, और बाय सम अदर मेथड हम k की वैल्यू को अज्यूम कर लेते हैं 1। सो ट्रांसवर्स वेव की जो वेलोसिटी है दैट इज t बाय म्यू, ये लिखते हैं हम, ओके। सो दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट इक्वेशन कि ट्रांसवर्स वेव की अगर स्पीड की बात की जाए, वेलोसिटी की बात की जाए, तो आप
इस इक्वेशन से कैलकुलेट कर सकते हो। बात करें अगर लॉन्गिट्यूडनल वेव में, तो वहां पे क्या हो रहा था, कंप्रेशन एंड रेयर फ्रैक्शन। जैसे कि साउंड वेव के केस में कंप्रेशन एयर फ्रैक्शन में हम क्या देख रहे थे कि एक डेल्टा पी हो रहा था, दैट इज चेंज इन प्रेशर हो रहा था। ठीक है, चूंकि वो एयर वाला मीडियम है, राइट। या फिर साउंड किसी ऑब्जेक्ट का अगर देख लो, उसके आसपास का जो ऑब्जेक्ट, मतलब कि जैसे मैं ड्रम बता रहा था, उसको हिट किया तो वो वाइब्रेट हुई, उसके आसपास के एयर के मॉलिक्यूल्स वाइब्रेट हुए एंड हेंस प्रेशर चेंज हुआ पास में। फिर और क्या चेंज हो रहा था, डेल्टा वी बाई वी, दैट इज चेंज इन वॉल्यूम भी हमें देखने को मिल रहा था। चेंज इन वॉल्यूम देखने को मिला कब, जब फ्रैक्शनल चेंज, इसे हम कहेंगे क्या, फ्रैक्शनल चेंज इन वॉल्यूम। ओके, ये फ्रैक्शनल चेंज इन वॉल्यूम किसके वजह से आया, प्रेशर के वजह से। ठीक है, तो इसको मिला के मैं ये कह सकता हूं कि पूरी की पूरी जो बल्क मॉड्यूलस है बी क्या है, बल्क मॉड्यूलस, वही चेंज हुई। बल्क मॉड्यूलस क्या होती है, डेल्टा पी बाई डेल्टा वी बाई वी। ठीक है, ये बल्क मॉड्यूलस चेंज हुई। और जो वेलोसिटी ऑफ लॉन्गिट्यूडनल वेव है वीएल, वो क्या, बल्क मॉड्यूलस एंड डेंसिटी पे डिपेंड करती है। डेंसिटी और बल्क मॉड्यूलस पे डिपेंड करती है। इसको प्रूफ करेंगे कैसे, वैसे ही प्रूफ करेंगे ए बी लिख के, राइट। जैसे डायमेंशनल एनालिसिस में लिखते हैं, क्या है सिंपल सी मेथड, क्या है देखो, वेलोसिटी की डायमेंशन क्या है, एम एल माइनस वन टी। ठीक है, ये होती है मीटर पर सेकेंड, सॉरी एल टी माइनस वन, नॉट एल माइनस वन टी, एल टी माइनस वन, ये होती है वेलोसिटी की डायमेंशन। बल्क मॉड्यूलस की डायमेंशन को लिखेंगे, डेंसिटी की डायमेंशन को लिखेंगे, पावर से कंपेयर कर देंगे तो हमें मिल जाएगा, राइट। तो वैसे ही करके हमें जो लॉन्गिट्यूडनल वेव की जो वेलोसिटी की इक्वेशन आती है, दैट इज के इक्वल्स टू बी बाई रो, दैट इज बल्क मॉड्यूलस बाई डेंसिटी। ओके, एंड के को हम कंसिडर करते कांस्टेंट को 1, सो वी कैन सिंपली राइट बी बाई रो। ठीक है, अगर जो लॉन्गिट्यूडनल वेव है वो किसी सॉलिड के अंदर, अब सॉलिड के अंदर कैसे हो सकता है लॉन्गिट्यूडनल वेव, सपोज करते ये किसी आयरन का है, ये किसी मेटल का बना हुआ, अगर मैं इसे यहां से अगर मैं एक हिट करूं तो ये क्या होगी, इसमें इसके अंदर लॉन्गिट्यूडनल वेव क्रिएट होगा, राइट। साउंड, ये वाइब्रेट करने लगेंगे सारे पार्टिकल, राइट। तो इस तरह से अगर लॉन्गिट्यूडनल वेव को अगर मैं कंसीडर करूं इन सॉलिड, तो उस केस में बल्क मॉड्यूलस को हम हटा के लिखते हैं सिंपली यंग्स मॉड्यूलस बाय डेंसिटी। स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हमने पढ़ा है फर्स्ट पार्ट ऑफ द चैप्टर वेव्स के बारे में। आगे इसके और भी कंसेप्ट हम समझेंगे। तब तक के लिए लर्नो हब के साथ बने रहिए, क्योंकि लर्नो हब फ्री है पर बेस्ट है। So thanks for being here and have a great day.